दोस्तों मैं हूं उपमा सिंह, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मेरे साथ हैं 3 ऐसे कमाल के कलाकार जिन्होंने 2020 में अनदेखी जैसी सीरीज़ को मतलब इतना ज़्यादा सफल कर दिया, इतना ज़्यादा पॉपुलर कर दिया कि उसकी तीसरी कड़ी अब जल्द ही आने वाली है। दिव्येंदु भट्टाचार्य, हर्ष छाया और सूर्या शर्मा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एंड मैं आप लोग को पता, शायद आपको पता हो शायद ना पता हो, आज जो बहुत ही ख़ास दिन पे हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, आज के दिन जो हमारा सिनेमा है, भारतीय सिनेमा, वो कुल 111 साल का हो गया है। 3 मई 1913 में पहली जो फिल्म थी हमारी राजा हरिश्चंद्र, वो पहली बार प्रीमियर हुई थी। हैप्पी बर्थडे इंडियन सिनेमा। या तो मैं आप लोगों को थोड़ा नॉस्टैल्जिया में ले जाना चाहूँगी। आप लोग का जो रिश्ता है सिनेमा के साथ, वो कैसे जुड़ा था, किस तरीके से इससे आप लोगों को मोहब्बत हुई थी? मुझे स्कूल जाते वक्त यही समझ में आया कि मुझसे यही एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि बाकी मुझसे कुछ होता नहीं था। जब भी कल्चरल वीक होता था तो समझ में आता था कि कुछ मज़ा आ रहा है, बाकी मेरे नंबर आते नहीं थे। तो मेरे लिए बचपन से यही एक जगह थी जहाँ कि आपको अपने ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा होता है और आपके आसपास की जो सारी, क्योंकि अमुक तरीके से मध्यम वर्ग जीता है, तो उसके आसपास की जो सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी जो जानकारी है, वो आपसे ये कहती है कि तुम्हारे नंबर नहीं आते, तुम गधे हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेज ही एक ऐसी जगह थी बचपन से मेरे लिए जहाँ मुझे ऐसा लगता था कि यार यहाँ मुझे गधा हूँ ऐसा नहीं लगता, थोड़ा ठीक ठाक लगता। तो शायद मेरे लिए तभी से तय था। यहाँ गधा होता हूँ तो लोग बोलते थे हाँ, अच्छा गधा बना था यार। हाँ, गधा अच्छा बना था। तो दरअसल वही हो सकता है कि गधा ही थे आप, तो उधर आप अच्छे गधे थे, तो लोगों ने जो वहम दिला दिया कि तुम गधा तो अच्छे हो, तो वो ठीक है। तो कुछ ऐसा देखा था जिसको देख करके लगा था कि मुझे स्टेज पे जाना है? या नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरे जहाँ तक मेरा निजी जीवन का सवाल है, मेरा इंस्पिरेशन किसी स्टार को देख करके नहीं आया। एक तो बचपन से वाकई में ये सही है कि पूरे स्कूल और कॉलेज के दौरान मुझे ये बातें ज़्यादा समझ में आती थी। मेरा झुकाव हमेशा से मैं पेंटिंग करता था, ड्राइंग करता था, एक्टिंग कर लेता था, बाकी मेहमान आए तो उनके सामने वही सब मिमिक्री करके जो है उनका मनोरंजन करना। तो मेरे ज़्यादातर काम इसी तरह के हुआ करते थे, रुझान इसी तरफ था। पढ़ाई की तरफ मेरा इतना रुझान ही नहीं था, और तो वहाँ से फिर ये सब शुरू हुआ सिलसिला। जी देखिए, कलकत्ता में पैदा हुआ हूँ। बचपन से एक थिएट्रिकल माहौल हमारे चारों तरफ होते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल कॉलेजेस में, मोहल्ले में, दशहरा में, कहीं भी कभी भी, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म तिथि हो, मृत्यु दिवस हो, कभी भी हम प्ले तो हम करते ही थे। तो प्ले के साथ तो एक बचपन से एक नाता था। और मुझे अभी भी याद है, चाइल्डहुड मेमोरीज़ है। मैं अपने आप अपने रूम के अंदर मच्छरदानी लगा के, एक स्टेज नुमा बना के, बेड के ऊपर चढ़ के, अपनी बुआ की साड़ी पहन के कुछ तीर वीर बना लेता था, धनुष बना लेता था, और मैं कुछ करता था, और सबको बोला जाता था कि आप सब आके बैठ के नीचे देखोगे, और नाइट लैम्प जला के मैं करता था, सो दैट न कि एक एम्बियंस भी क्रिएट हो। हाँ, तो ये मेरे किस एज में? ये आई थिंक 7-8 years ओल्ड, मतलब बहुत, इट्स वेरी बेसिक चाइल्डहुड मेमोरीज, एंड वो धुंधला सा मेमोरी है, मतलब इट्स लाइक समथिंग लाइक। उसके बाद थिएटर के साथ एक जुड़ाव हमेशा रहा, और फिर फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब मैं थिएटर में ज़्यादा था, क्योंकि थिएटर ही सब कुछ था मेरे लिए। इसीलिए फिर देन क्लास 10th के बाद मैंने बहुत प्रेस किया। मैंने आई स्टार्टेड डूइंग ग्रुप थिएटर्स। कलकत्ता में उस टाइम 8000 के करीब ग्रुप्स होते थे, तो मैंने रेगुलर थिएटर चालू किया। और उसके बाद फिर स्लोली देन आई रियलाइज दैट मैं यही करना चाहता हूँ, और यही मुझे अच्छा लग रहा है। एंड आई वाज अवॉर्डेड बेस्ट एक्टर बाय IPTA in 1993 बिफोर जॉइनिंग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। देन आई थॉट दैट आई शुड pursue this thing as my study also for my, मतलब NSD is the post graduation diploma, so मेरे को BCom करना पड़ा, ज़बरदस्ती मैंने BCom किया ताकि मैं NSD जा सकूँ, क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इक्विवेलेंट टू MA है। सो मैं वो किया।
उसके बाद सिनेमा में आना बिल्कुल मेरा, मैं इनफैक्ट मैं एनएसडी ख़त्म करने के बाद भी सिनेमा में नहीं आया, मैं मुंबई में नहीं आया, मैं दिल्ली में ही रहा 3 साल। मैंने एनएसडी रेपर्टरी कंपनी के साथ थिएटर करता रहा। सडनली एक दिन मेरे पता चला कि यार मॉनसून वेडिंग की कास्टिंग चल रही है, और मुझे बताया गया कि आप जाके, तो मैं गया, ऑडिशन हुआ, मुझे रोल मिला, फिर मैंने यार चलो फिर। तो अच्छी बात है। मैं फिर इसमें ये भी रही कि बिकॉज यूजुअली जैसे आपने कहा कि जो मिडिल क्लास है उसका एक तरीका होता है जीने का, उसी तरीके से जो समाज है हमारा उसका एक नज़रिया भी होता है ना। अगर आप शायद तब कहते हैं कि मुझे हीरो बनना है या मुझे सिनेमा में जाना है, तो शायद हतोत्साहित भी किया गया। हाँ मतलब क्योंकि देख मुझे सिनेमा में जाना है, हीरो बनना है, उस स्ट्रक्चर में मैं बिलोंग नहीं करता हूँ। यू गॉट द पॉइंट। तो आपको हतोत्साहित कर ही सकते हैं, बोलेंगे कि क्या सोच रहे हैं, मतलब पर क्योंकि वो कैरेक्टर आर्टिस्ट बन के कोई अपना लाइफ बनाना नहीं चाहता ना, तो इसलिए मेरे अंदर कभी भी बच्चन साहब को देख के किंबा विष्णु चक्रवर्ती की पिक्चर देख के जितेंद्र देखने में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मेरे अंदर कभी वो एस्पिरेशन भी नहीं था कि मैं एक दिन ऐसी पिक्चर करूंगा पेड़ों पे, कभी नहीं था मेरे अंदर, फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ, जैसे हमारे यहाँ फ्रैंकली स्पीकिंग वैसे भी फिल्में हम कम देखते हैं नौकरी पेशा घरों में, मतलब नाई के यहाँ बाल कटवाने गए तभी फिल्म मैगजीन देखी 5-10 मिनट, उतना ही संपर्क रहता था इन चीज़ों से, बाकी नहीं रहता था। फिल्में भी इतनी हम लोग नहीं देखते थे, मतलब मुझे जब भी और मुझे बचपन से ही जो है, अब ये हो सकता है बहुत लोगों को ये बात बुरी लगे और चोट भी लग जाए, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं सब, लेकिन मुझे हिंदी फिल्मों का वो बचपन में जब मैं देखता था स्क्रीन पे, तो वो हीरो ही नहीं समझ में आता था कि वो जो नाचता है कमर मटका के, और वो जो फाइट होती थी जिसमें वो बिशुम 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 आवाज़ें निकालते थे, तो मैं बचपन से ही इन चीज़ों को देख के लगता था कि ये क्या है, ये मतलब मुझे ये हीरो नहीं समझ में आता जो कमर मटका के नाच रहा है, और मुझे ये भिशुम भिशुम नहीं समझ में आ रहा। अब ठीक है, लोग पीछे यार क्या क्लासिक था, क्या ज़माना था, वो सबका अपना अपना है, लेकिन मुझे तब भी एक उम्र में जब आपको लगता है किसी को वही सारी चीज़ें प्रोत्साहित करती हैं, मुझे वो नहीं करती थी। मैं अंग्रेज़ी फिल्मों का ऑडियंस ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ सब मामला रियल लाइफ ज़्यादा दिखता था। मुझे भी एक्चुअली मेरी ज़िंदगी में मेरे पिताजी ने सिनेमा इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने बेनहर देखा था, 10 कमांडमेंट्स देखे थे, है ना। हाँ, तो वो पैरामीटर्स होते थे चीज़ देखने के बाद चार्ल्टन हिस्टन ऐसा ब्लड, वो इंस्पिरेशन हीरो से आए, वो मेरे लिए भी नहीं हो सकता था। तो मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि मैं हीरो बनूंगा और मैं 4 लोगों को मारूंगा। मेरा तो दिमाग तब ख़राब हुआ जब हमने एनएसडी के एक्टर्स को लगातार देखना शुरू किया। अचानक से देखे ये कौन है, तो भाई इनका नाम ओमपुरी है, ये कौन है, ये इनका नाम नसीरुद्दीन शाह है, ये नीना गुप्ता है, ये सतीश कौशिक है, ये अनंग देसाई है, ये पंकज कपूर, मैंने आता चला गया झुंड का झुंड। वहाँ लगा कि अगर ऐसा काम हो, हम लोग बुनियाद इन सारी चीज़ों से तब हुआ कि अगर ऐसा काम होता है तो मैं भी फुल टाइम एक्टिंग में जाना चाहूँगा। तो वो आया नहीं हीरो से, बाकी ये बताएंगे। तो आई थिंक जैसे देवू सर ने बोला कि सर के फादर ने फिल्म दिखाई, तो ये आप तो पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थे, करेक्ट? पढ़ने लिखने में सभी ठीक होते हैं, वो तो आफ्टर 10th तो सभी बिगड़ जाते हैं। 10th तक तो सबके लाइक अबव 85-90s आते हैं, उसके बाद फिर नहीं मतलब 65-70 आ जाते थे, पर शौक नहीं था पढ़ाई का। चलो आपके आते होंगे, हमारे ये रिंकू पापा जी चल रहा है। नहीं, मैंने वही बताया जो आए थे 1-2 बार, बाकी थोड़ी बताएं। तो पेरेंट्स का जो एक सपोर्ट, और आई थिंक वो एक ब्लेसिंग होती है सभी के लिए, और मेरे केस में पेरेंट्स का एक सपोर्ट हमेशा रहा हर एक चीज़ को लेके। नॉट दिस फील्ड, ये तो बचपन में पता भी नहीं था कि यहाँ तक पहुँचेंगे, बट ज़रूर ये बात थी कि हाँ इस तरफ थोड़ी लाइकिंग है। तो मैंने अपना फर्स्ट स्किट प्ले किया था जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था। Okay. मैं एक आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले किया था। तो मेरे फादर ने पूरी एक कॉस्ट्यूम बनवाई थी, उन्होंने स्क्रिप्ट रेडी की थी और उन्होंने सब कुछ दिया। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ लिया, घर पे परफॉर्म किया, बहुत अच्छा किया। वहाँ जाके एक भी चीज़ स्क्रिप्ट का नहीं बोला, कुछ का कुछ करके आ गया, किसी को मार दिया, किसी को जो भी करना था, मतलब अपने आप को गोली पड़ गई, हाँ ये कर रहा हूँ, फ़ोन कॉल
वॉकी टॉकी बनाया हुआ सब, तब भी फर्स्ट प्राइज़ मिला। बट वो एनर्जी जो एक थी, और जब मैं इतना फ्री फील हुआ तो मुझे उस एनर्जी से कुछ तो मतलब चेंज हुआ मेरे में। बट तब आप इतने छोटे होते हो कि आप बता नहीं सकते क्या चीज़, बट वो लाइकिंग बनती गई। उस उम्र से अभी तक, मतलब जब तक मैं कॉलेज में था, मैं हर साल कहीं ना कहीं अपने आप को ड्रामा में या थिएटर में कोशिश करता था कि मैं फिट इन हो जाऊं किसी भी चीज़ में। प्लस ये थोड़ी सी एक रियलाइजेशन मेरी बहुत लेट हुई है। तो मैं किसी से बात कर रहा था, पुरानी पिक्चरों की बातें चल रही थी। आई रियलाइज्ड कि मेरे मदर ने जितनी फिल्में मुझे दिखाई हैं छुप छुप के, और एक वो जो था कि सैटरडे को वीसीआर की कैसेट लेके आनी है, वो 50 रुपए के रेंट पे मिलेगी, क्योंकि पापा मे बी टूरिंग पे जाएंगे या कहीं पे जाएंगे, तो हम दोनों ने रात को 2 बार वो फिल्म देखनी है। तो देन आई रियलाइज्ड कि ये स्टार्ट करने से पहले से मैं फिल्में देखता आ रहा हूँ, और मेरी लाइकिंग हमेशा अगर बच्चन साहब की फिल्म है तो मैं हिलने नहीं वाला। वो 2 की 3 बार भी देख लूँगा, पूरी रात देखते जाऊँगा। तो मेरे लिए वो एक मतलब आई डोंट नो, तब आपको इतना नहीं पता होता कि आप मतलब कैसे निकलेंगे, आप क्या हैं और क्या बनेंगे। बट आपको एक पर्सनैलिटी को देख के लगता है। ऑब्वियसली मैं अपने फादर को देखता हूँ, ही इज़ टॉल, ही इज़ 6'4", और सब मतलब गॉड गिफ्टेड है, तो अच्छी बात है। तो बच्चन साहब को देख के ऐसे लगता था कि यार मतलब लार्जर देन लाइफ कोई अगर एक्टर दिखते थे तो वो थे। और सेकंड खान साहब, इन दोनों की फिल्में मैंने इतनी देखी हैं, बट ये रियलाइजेशन कभी नहीं हुआ कि ये लाइकिंग से कब प्रोफेशन और कब आपका एक आप उसमें पूरे सिनेमा से जुड़ाव आपका, Yes. आपको उसकी तरफ जो लगाव या रुझान का, वो उस तरह से उस तरह से हुआ। अच्छा, जो आप कह रहे थे कि जो आया, जो सोच करके आए थे यहाँ बॉम्बे, वो मतलब जैसा शायद आप बोल रहे थे कि वहाँ तक कभी हो नहीं पाया वो, नसीर साहब, ओमपुरी साहब, उनका जो। नहीं, मैं यहाँ टेलीविज़न में ही काम करने आया था। अच्छा। मैंने आपको बताया कि मैंने हम लोगों को बुनियाद देखा था। तो मैं कोई बहुत बड़ा एम्बिशन लेके आया नहीं था यहाँ। मैं इतना ही एम्बिशन लेके आया था कि मुझे एक्टिंग करने का शौक़ है, और एक्टिंग करता हूँ तो मुझे खुशी होती है। वहीं सबसे ज़्यादा मैं खुद को मतलब मेरा आत्मबल और मेरा आत्मसम्मान मुझे वहीं सबसे ज़्यादा दिखता है, बजाय सीए होने के या इंजीनियर होने के, क्योंकि वो मुझसे होगा नहीं, मुझे करना भी नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ख्याल था कि एक्टिंग करना चाहता हूँ, और एक्टिंग करते करते मैं जी लूँ, मेरा घर चल जाए, ये बहुत है। जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ तो ये कम से कम मैं अपनी बात अगर कर सकता हूँ, तो मैं उस तरह से उतना दिलेर कभी था नहीं। अच्छा। कि मैं इतना बड़ा सपना देख भी लूँ कि मैं जो है ये अमिताभ बच्चन जो कर रहे हैं वो मुझे करना है। मुझ में कभी वो हिम्मत थी भी नहीं। तो मैं सिर्फ इतना ही सोच के आया था कि एक्टिंग करके जी लें, बहुत है। एक्टिंग करके जी रहे हैं, और अभी तक वही कर रहे हैं। इसी बात की खुशी है। बीच बीच में कुछ अच्छे काम मिल जाते हैं तो वो बोनस होता है। अनदेखी अगर मैं बोलूँ तो आप तीनों के लिए ही, एकदम पापा जी का भी कैरेक्टर बहुत ही एकदम ही अतरंगी, बहुत ही अलग है, बहुत लाउड है, मतलब एकदम ही अलग कैरेक्टर है। ऐसा कैरेक्टर शायद पहली बार देखा है उस तरह से। आप भी जैसा, आप सूर्या जैसा मैं आपको पहली बार मिल रही हूँ, जिस तरीके की आपकी पर्सनालिटी है, रिंकू एकदम ही ऑपोजिट है। आप शायद पहली बार इतने लार्जर स्केल में आप हीरो हैं मेरे हिसाब, मतलब मेरी नज़र में इस शो के, यू आर प्लेइंग द प्रोटैगनिस्ट एंड उस। तो जब आप लोग को ये ऑफर हुआ था तो क्या चीज़ थी, किस तरीके से आप लोगों ने इस कैरेक्टर में ढले? क्योंकि 2020 में आया था, उस टाइम पे ओटीटी इतना अब जितना अभी हो गया पूरा फ्लडिश वैसा नहीं था, शुरू का दौर था। एंड मुझे लगता है कि जो ओटीटी को आगे बढ़ाने वाले शोज़ में अनदेखी एक है। क्या चीज़ है आपको हिचक थी जब आपको ऑफर हुआ, जिस तरीके से वो गाली गलौज करता है, जिस तरीके से लाइक? नहीं, क्यों हिचक होगी? नहीं, क्योंकि वो रोल है, रोल के बहाने ये किरदार ऐसा है कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मुझे जो भी ऐसी चीज़ें करने की इच्छा होती है जो सामाजिक जीवन में करना ठीक नहीं होगा, वो सारी भड़ास मैं इस किरदार में निकालता हूँ। और तो मुझे ऐसी कोई हिचक नहीं थी। मुझसे सबसे पहले ये कहा गया था किरदार के बारे में कि एक शादी है उसके बेटे की,
और वो बहुत शराब पी लेता है और शराब के नशे में गोली मार देता है और दूसरे दिन सुबह भूल जाता है। मैंने यहीं पे कह दिया था कि मुझे ये करना है, तो मुझे कोई हिचक नहीं किसी भी किस्म से। मैं बहुत खुश हूँ इस किरदार के हर साथ। सेंटेंस में आगे पीछे गालियाँ। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, हम दिल्ली से हैं तो वो हम वैसे ही बोल देते हैं। इसमें जो है जैसे मेरी बीवी जो है वो बंगाल से हैं, उनके रोज़मर्रा की भाषा में गाली नहीं होती। हम दिल्ली में स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए हैं, हमारी भाषा में गाली ज़्यादा है और बात कम है, तो वो दिक्कत उसे भी रही। धीरे धीरे मैं कम सुधरने लगा हूँ उसके हिसाब से। वैसे भी सामाजिक तौर पे जो है यहाँ बम्बई में भी जो है इतनी गाली बोलने का चलन है नहीं। अंग्रेजी में है। तो नहीं, वो अंग्रेज़ी तो ठीक है। तो मुझे तो है आदत गाली बोलने की बात बात में। मतलब ऐसा मतलब वो स्लैंग वाइज हम मैं समझ दिक्कत ऐसी है कि इस तरह बात करो तो किसी को लगेगा कि ये क्या करता रहता है। आप अपने आप को जज मत कीजिए। हाँ, पर मैंने लड़ाई मारने पीटने के उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारी भाषा में निकल जाती है स्लैंग गालियाँ। वाइज जो अपने काफी लोग को। तो आप कोशिश करते हैं कि सामाजिक जीवन में कम से कम हो, तो वो एक लाइसेंस मुझे इस किरदार के रूप में मिल जाता है कि जितनी गाली गलौज मुझे करनी है, हेल्पिंग वर्क। हाँ, पापा जी के नाम पे मैं बहुत कुछ कर घर लेता पे हूँ। भी आप कर सकते हैं ना कि मैं कैरेक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैं निकाल दिया जाऊंगा तुरंत ही, लेकिन हाँ, सेट पे जो करना है कर सकता हूँ, कैमरा कट के बीच, एक्शन और कट के बीच में। सूर्या? डिफरेंट तो ऑब्वियसली है, बहुत अलग है। एक्चुअली मैं आपका अगेन क्वेश्चन भूल गया हूँ। क्वेश्चन मेरा ये था कि बिकॉज जो कैरेक्टर है रिंकू का वो आपसे एकदम ही उल्टा है ना, जिस तरीके का वो हम लोग कैरेक्टर इतना बोलते हैं वो सवाल भूल जाता है। तो वो उसमें ढलने के लिए आपको मतलब कितना जो प्रोसेस रहा मैं बोलूँ कि, और जो आपको ठीक है प्रोसेस देखिए, सीजन 3 है, 1 के बाद बिल्कुल से बिल्कुल लेके वहीं से कोई पूरी बात कर रहा हूँ मैं। सो 1 में बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया था आपका। उसके बाद आपकी जिस तरीके से स्टोरी अनफोल्ड होती है, आपके कैरेक्टर्स की आर्क अनफोल्ड होती है, कहाँ किस डायरेक्शन में कौन जाएगा, वो आपके पास डायरेक्टर है। तो प्रिपरेशन काफ़ी हार्ड रहा था और मज़ा आया था। एंड आई थिंक मुश्किल था आपके लिए? मुश्किल था, क्यों नहीं था, बिल्कुल मुश्किल था। इजी होता तो फिर ये कैरेक्टर ही नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर जितना अलग है, अगेन एक लार्जर देन लाइफ की तरह कैरेक्टर है ये, लोग इसको इस नज़रिए से देखते, तो मेरे लिए मुश्किल था करना था। ये एक अंदर था कि हाँ, मुझे इस चीज़ को इसके मुकाम तक पहुंचाना है, जो मेरे डायरेक्टर सोचते हैं वहाँ तक लेके जाना है। तो उतने ही मैं इस बारे में मतलब सोचता हूँ। तो ज़्यादा मतलब प्रेपरेशन कैसा था, किस तरीके से, तो वो तो बहुत लंबी बात है, वो तो कभी बैठेंगे तो बात करेंगे। बट हाँ, प्रेप किया था और बढ़िया किया। क्या है ना कि थोड़ी सी मतलब जो स्टोरी है इसमें मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट ये कि ये जो कास्टिंग डायरेक्टर कबीर सिन्हा ने मुझे जब ये रोल ऑफ़र किया था, उस टाइम मैंने इसके लिए एक लुक टेस्ट दिया था। उसके बाद मैं भूल गया था क्योंकि ये मेरे पास कभी ये वापस आया नहीं। फिर देन आई रियलाइज दैट मुझे पता चला कि दे हैव स्टार्टेड द शूटिंग ऑल्सो, बट सडनली ऑल ऑफ अ सडन दे लाइक उन्होंने फिर से वापस आया मेरे पास और कहने लगे कि हमने कुछ दिन शूटिंग किया, लेकिन हमको जिसके साथ में शूटिंग शुरू किया वो पसंद नहीं आया, सो प्लीज़ आप बताइए। मतलब मैंने बोला ऑफ कोर्स आई कैन कम ऑन बोर्ड एंड आई रियली लाइक द कैरेक्टर। सो ऐसा जब आपके पास कोई चीज़ें आती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि यार अब कोई किसी के जगह पे मैं ऐसे घुस रहा हूँ और मुझको उसको रिप्लेस किया गया है और मैं इसमें आ रहा हूँ, तो आई डोंट नो लेट्स सी कि कैसे कितना मैं इनपुट दे सकता हूँ, कितना मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। बट इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव पूरा एक सीरीज ये था। बाकी तो सारी चीज़ें एवरीथिंग इज़ हिस्ट्री नाउ, इट्स सीजन 3, but it was always collaborative. It was always the showrunner, the
the creator of the show and the director आशीष, so और and the co-actors मिलके ये सारे कोलैबोरेटिव ही काम होता है आपका। तो कैरेक्टर मुझे सबसे अच्छा इस बात ये लगा कि जैसे कि ये हर्ष भाई, ये अपना पापा जी जो है, पापा जी वो लाउड गाली दे रहा है, ये दे रहा है, इवन इफ रिंकू गाली दे रहा है, एट द सेम टाइम दिस गाय इज कंप्लीटली ऑपोजिट। तो मुझे जो क्रिएटर ने ब्रीफ दिया था कि ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय, भाई वो अपना स्मार्टनेस दिखाता नहीं है, सो ही इज ऑलवेज काम बिकॉज ही हैज़ टू डू हिज जॉब, दैट इज हिज बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। तो वो मुझे कैरेक्टर का बहुत अच्छा लगा था कि ये जो कंप्लीट डिसबैलेंस एंड कंप्लीटली अनफिट, देखने में ही लगे कि दिस गाय इज एन आउटसाइडर हियर। तो मुझे वो वाला इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम द ओनली होप समथिंग इज हैपनिंग। सो वो भी आपको अच्छा लगता है कि यार चलो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, like now I'm doing a completely positive and optimistic character. Good part. बहुत टाइम तक गैंगस्टर grey, lot of grey, बहुत सारी चीज़ें, and I'm lucky enough, like by the grace of God, that I've been doing. आपका एज एन एक्टर जो मतलब स्क्रीन वाइज शुरुआत अगर कहें तो ये 2019 2020 से जो आपके भीतर के एक्टर उसको जी मतलब मुझे luckily I'm lucky enough to get good characters, smaller characters, bigger characters, doesn't matter. Good characters and you play it. हर्ष, आप बीच में आपने थोड़ा गैप कर दिया था, मतलब स्क्रीन पे कम नजर आने लगे। जी हाँ, करीब 8-9 साल। जी, इसकी क्या वजह थी? क्या मतलब मोनोटनी हो गई थी या क्या वजह क्या रही इसके पीछे? उसकी वजह यही थी कि जो आप कह रही हैं, एक पॉइंट के बाद लगा कि एक ही चीज़ करते रहना है तो फिर कैसे होगा। एक तो ये कि क्योंकि वो डेली सोप का जो सिलसिला है जो बहुत लंबा चलता है, उससे दिक्कत मुझे डेली सोप करने में नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो कहानी 3-4 साल चलती है, फिर वही किरदार आप रोज़ करते हैं, उसका जो मज़ा है वो बहुत से बहुत 1 महीना 2 महीना रहता है, फिर वही चीज़ आप रोज़ करते हैं। तो उस किस्म की दिक्कतें हो रही थी और ये फैसला लेना भी बड़ा मतलब चैलेंजिंग। हाँ, पर उसकी वजह रहती है क्योंकि आप दिन रात वो करते चले जा रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको घर चलाना है और फलाना ढिमकाना। और एक पॉइंट ऐसा आया जब, और फिल्मों में भी मुझे कोई बहुत अच्छा काम नहीं मिल रहा था, मैंने कैरेक्टर रोल मिल रहे, फैशन किया और प्रदीप सरकार के साथ काम किया, सुभाष जी के साथ काम किया, लेकिन कोई भी ऐसा किरदार है, कोई भी ऐसा काम नहीं मिल रहा था जिसमें लगे कि ये मज़ा आया इसमें। तो वो फिर मैंने इसीलिए टेलीविज़न भी छोड़ दिया और फिल्में भी छोड़ दी कि मुझे जब तक जो मैंने कुल मिला के इसलिए कि जो मैं काम चाहता था वो बाज़ार नहीं दे रहा था, और जो बाज़ार दे रहा था वो मुझे नहीं करना था। और वो लड़ाई लड़ते लड़ते फाइनली एक दिन हुआ कि हटाओ, हमको करना ही नहीं है। तो 8-9 साल फिर मैंने नहीं कि मैंने लास्ट फिल्म्स भी अगर आप देखें तो मैंने एक फ़िल्म की थी जॉली LLB अरशद वारसी, जिसमें थे 2013 में। उसके बाद मैंने सीधी फिल्म की है 2020 में, सत्यमेव जयते पार्ट 2। उसी तरह टेलीविज़न में भी मैंने 2019-20 से ही काम शुरू किया, जब मैंने पहली बार OTT पे रंगबाज का सीज़न 2 किया था। तो हाँ, मैं तब टेलीविज़न में और फिल्मों में कुछ 7-8 साल मैंने काम बंद कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि मुझे अपना काम इतना पसंद है कि मुझे वहाँ वो उधर वक्त नहीं देना जहाँ मुझे मेरा रोल नहीं पसंद है या मुझे काम नहीं पसंद है। लेकिन आपके भीतर का एक्टर कुल बुलाता नहीं था कैमरे के आगे? कुल बुलाता था, इसीलिए मैंने बंद कर दिया था। मेरा किस्सा अलग जो बता रहा हूँ कि मुझे एक काम मुझे नहीं करना था या अमुक किस्म के काम मुझे नहीं करने थे। मुझे अब मेरा काम वहीं करना है जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ वक्त, समय और मेहनत करने चाहिए, करने लायक है, तो ही मैं काम करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। अगर मैं पूछूं आप लोगों के करियर का सबसे मुश्किल या सबसे पसंदीदा काम क्या रहा? एक्टिंग। अरे एक्टिंग में कौन सा कैरेक्टर? एक्टिंग तो सारे कैरेक्टर्स सारे कैरेक्टर्स मुझे पसंद है, बिकॉज किसी ना हर एक कैरेक्टर में आप कुछ ना कुछ छोड़ के आते हैं अपने। हर एक कैरेक्टर में आप अपना कुछ देते हैं, चाहे वो एक दिन का कैरेक्टर हो, एक पल का कैरेक्टर हो, आप उसके ऊपर सोचते हैं, उसके बाद आप
मतलब और कभी कभार आई डोंट नो, मतलब ये तो हाँ, सूर्या और किसी से कभी प्यार सूर्या नहीं हर्ष होता भाई बताएंगे कि थिंग इज दैट, और कभी कभार आपको एक छोटे कैरेक्टर के लिए जब लिया जाता है ना तो वो और भी मुसीबत होती है उसकी, तो क्योंकि कोई बताइए ना कोई जिस जो आपको नहीं मिला मैं हो, बता रहा हूँ ना आपको कि कोई भी छोटी कैरेक्टर, कोई भी छोटा कैरेक्टर मेरा पकड़ लीजिए कि उसमें क्या होता है, उसमें वो लोग कहते हैं कि उसका लोगों का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आया तो कुछ करके जाएगा, अभी कैसे करके जाएगा, बिकॉज यू नो कि बड़ा कैरेक्टर करना आसान है, छोटा कैरेक्टर करना मुश्किल है, क्योंकि उसका कोई दिशा नहीं होती है, मतलब उसका कोई ग्राफ नहीं होता है। अच्छा, आपका मैं सवाल आपको कहता हूँ, मतलब कोई बहुत जो आपको सबसे मुश्किल या पसंदीदा कैरेक्टर जो आपका है, जो आप वो दौर है, निभाने हर में? दौर पे कोई ना कोई काम ऐसा रहा है जो आपको बहुत अच्छा लगता था। एक वक्त जैसे हर एक्चुअली दरअसल मेरा जो तरीका है काम करने का, उसमें जैसे आप ही से बात हो रही थी, किसी और से हो रही थी, यही कॉन्ट्रास्ट मुझ में और इनमें इनका ये है कि भाई हम तो जो किरदार मिलेगा हम करते चले जाएंगे, क्योंकि हमको काम मिल रहा हम करेंगे। हमने कहा था कि नहीं, हमारा ज़्यादा वक्त मना करने में बीतता है, क्योंकि हमको एक ही किरदार 4 बार नहीं करना है। यही वजह है कि 7-8 साल तक भी आप तैयार हैं वेट काम करने ना के करने के लिए। तो इसका मतलब यही हुआ कि मैं ज़्यादातर वैसे ही काम कर रहा होता हूँ जो मुझे पसंद आते हों, तो नहीं तो मैं कर ही नहीं रहा होता। मेरे ऐसे बहुत कम काम हैं, 1 या 2 ही होंगे जो आप जो मुझे नहीं करने थे और मैंने किए हैं, वरना तो मैं नहीं, मुझे ज़रूरत पड़े तो मैंने साल में 4-5 महीने तो मैं बैठा ही होता हूँ घर, और कभी कभी ज़रूरत पड़े तो 7-8 महीने भी निकल जाते हैं। 1-2 साल मैंने बीच में तो पूरा 1 साल निकाल दिया था कि मैंने कुछ किया नहीं था क्योंकि मुझे जो आ रहा था वो नहीं करना था। तो फिर मेरे पास घूम फिर के वो किरदार ही रहते हैं जो मुझे पसंद आते हैं, और आज की तारीख में तो जाहिर है कि ये पापा तो जी जिंदाबाद। वो तो आप कौन सा कैरेक्टर में? कोई है नहीं हो तो आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, कोई जो आपको नहीं, करने में मजा मेरा आया हो मेरा बहुत? इस चीज़ के लिए एक अलग सोचना है। आई थिंक रिलेट करेंगे सर भी। सर बोल दिया मैंने फिर से। नहीं वो तो चलता तो- रहेगा, ठीक। जब आप एक काम करते हैं, छोटा बड़ा, या आप थिएटर में परफॉर्म कर रहे हैं, आपको कभी नहीं मालूम कि आप कैसा करेंगे। ओके, समझ रहे हैं? ये ऑडियंस का मीडियम है, वो आपको एक्सेप्ट करेगी। तो आप अपनी तरफ से जितनी जान लगा देंगे, जितना कुछ कर देंगे, एक्स्ट्रा सोच के जाएंगे, एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे, वो सब फेल है अगर ऑडियंस को पसंद नहीं आया। तो मेरे लिए यही एक चीज़ है कि ये जो एक टाइम होता है जब आपने अपना रिहर्सल स्टार्ट किया, वर्कशॉप चालू किया एक प्रोजेक्ट के लिए, आपने एक कैरेक्टर पकड़ा, आपने वो कंप्लीट किया, शूट हो गया, रिलीज़ होगा। जब तक रिलीज़ नहीं होगा ना, वो एक सुई अटकी हुई है कि ये कहाँ जाएगा। क्योंकि आई थिंक ये हर्ष सर और मेरी बात हुई है सीज़न 1 के टाइम पे। आई स्टिल रिमेंबर दैट बालकनी, और वहाँ बैठ के इस बारे में बात करना एट लेंथ। तो ये वही चीज़ है कि जो मेरे लिए सबसे मुश्किल है कि पता नहीं है, एंड आई थिंक पता नहीं भी होना चाहिए। लास्टली मैं एक सवाल के साथ अपनी बातचीत को विराम देंगे, क्योंकि एक अपने थिएटर में भी और फिल्मों में कहा जाता है ना कि शो मस्ट गो ऑन। एज अ कलाकार आप लोग के सामने कभी वो सिचुएशन आई हो जब मतलब ऐसी परिस्थिति हो जिसके बावजूद आपने काम जारी रखना पड़ा हो? इस मेरे जज्बे के साथ रिसेंटली हुआ है ये 2021 में, आई वाज शूटिंग इन टर्की, एंड एक दिन मेरे को खबर मिली कि मेरी माँ की डेथ हो गई। सो मैं लॉकडाउन में टर्की में बैठा हूँ, आ नहीं सकता, चारों तरफ लॉकडाउन है, और ऑलमोस्ट एक पिक्चर का हमने 75% शूट कर लिया, और बिकॉज ऑफ लॉकडाउन पूरा यूनिट टर्की में बैठा हुआ है। शो मस्ट गो ऑन। इस बारे में तो पता ही नहीं था। 2021. So must go on. So I couldn't attend the funeral also, of course. तो 10 दिन बाद मैं आ पाया, तो किराक्रम जो है। हाँ, लेकिन उसमें यह है कि अगर आप इस किस्म का काम है जिसमें 100-150 लोग जुड़े हुए हैं, 30 दिन 40 दिन की शूटिंग है, सबको काम करना ही है, तो वो काम ही ऐसा है कि आप नहीं रोक सकते ना उसको। आप कैसे रोक लेंगे? मतलब जैसे आप कहीं बाहर काम में, यहाँ शूट कर रहा हूँ और घर पे कुछ हो गया है,
तो अब मुझे आज का तो दिन पूरा ही करना पड़ेगा ना यहाँ, कि भाई आज 10 बजे तक की शूटिंग है वो तो ख़त्म करनी ही पड़ेगी। कभी इतने लंबे करियर में कभी कुछ ऐसा हुआ मतलब? हाँ मतलब उसमें क्या है कि जैसे इन्होंने बताया वैसे ही एक दो किस्से रहे हैं, लेकिन उसमें यह है कि तो अब शूट पे हैं तो शूट पे हैं, तो शूट तो करना पड़ेगा, क्या किया जाए। लेकिन वो डिपेंड करता है मुद्दा इशू क्या है। मेरे लिए हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शो मस्ट गो ऑन। ना जो अवॉइडेबल सिचुएशन है तो वहाँ से कभी कर जैसे सकते हैं, अब जैसे इन्होंने जो किस्सा बताया उसमें तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, आपको शूट करना ही करना है। या लेकिन मेरा ये रहता है कि मैं अपना जो दूसरा जीवन है वो भी मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना मेरे काम है। जहाँ तक हो सके मैंने कोई सोशल एंगेजमेंट अपने घर का या परिवार का जो ज़रूरी लगे कि भाई किसी के मामा के लड़के की शादी और हमको लगे कि नहीं यार मामा के पहले लड़के की शादी में जाना है तो जाना है, उस दौरान अगर मेरा शूटिंग आ जाए तो मैं ये मामा या अपने किसी भी रिश्तेदार को या घर में किसी को भी ये फ़ोन नहीं करता कि मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरा शूट है। मैं इसको मना कर देता हूँ कि मुझे उधर जाना है, तेरा शूट बाद में करेंगे या नहीं करेंगे, किसी और को ले लें। तो ये मेरे साथ तो ये है, 10 में से 4 बार तो ये होता ही है कि शूटिंग पीछे रहती है और दोस्तों का या परिवार का या घर का कुछ है तो वो आगे रहता है। शो मस्ट गो ऑन एंड शो विल गो ऑन। ऑल द वेरी बेस्ट, तीसरा सीजन है, हैट्रिक लगने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू।